रात हो चुकी थी। आज बहुत दिनों बाद आश्रम में इतनी शांति थी। आज आश्रम में गुरुजी का दशगात्रा पूरा हुआ था। आर्यन सारा काम खत्म करके आश्रम के बगीचे में कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। पापा के दशागात्र का काम तो अच्छी तरह पूरा हो गया। अब मुझे उनके मर्डर्स को सजा दिलाने का काम भी जल्दी पूरा करना होगा। मैं किसी भी कीमत पर उस देव और उसके दोस्तों को यहाँ से बच के जाने नहीं दूंगा। अगर पुलिस उन्हें सजा नहीं दे पाई तो मैं खुद ही उन सब से पापा की मौत का बदला लूंगा। आर्यन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। आर्यन पलटकर देखता है कि ऋषि अपने कमरे से निकलकर उसी की तरफ बढ़ा आ रहा था। ऋषि आर्यन के पास आता है और उसके पास रखी एक दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। आर्यन भैया, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ऋषि, मैं बस सोच रहा था कि कहीं पापा के दशगात्र के काम में कोई कमी तो नहीं रह गई। आप बेकार ही ऐसा सोच रहे हो आर्यन भैया। आज सारा काम बहुत अच्छी तरह पूरा हो गया। आपने किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी। जरूर आज गुरुजी ऊपर से आपको देखकर बहुत खुश हुए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ऋषि, मुझसे ज्यादा मेहनत तो तुमने की है। अगर तुम मेरी इतनी मदद नहीं करते तो मैं कभी ये नहीं कर पाता। इसमें मदद की कोई बात नहीं है आर्यन भैया। भले ही गुरुजी ने मुझे जन्म ना दिया हो, लेकिन मेरे लिए भी वो पिता समान ही थे। और आप भी बिल्कुल मेरे भाई जैसे ही हो। ये जितना आपका कर्तव्य है उतना ही मेरा भी है। ऋषि की इन बातों से आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो सारी बातें भूलकर आश्रम में लगी गुरुजी की तस्वीर को देखने लगता है। वैसे आर्यन भैया, आज गुरुजी की दशगात्रा में देव और उसके दोस्त नहीं दिखे। क्या आपने उन्हें नहीं बुलाया था? देव का नाम सुनते ही आर्यन के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। कल दोपहर मैं खुद उन्हें बुलाने के लिए पैलेस गया था। मैंने देव और बाकी सभी लोगों को पापा के दशागात्र के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी उनमें से कोई नहीं आया। वैसे भी मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि वो लोग यहाँ नहीं आए, पर लगता है तुम्हें उनके ना आने से काफ़ी बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है आर्यन भैया। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग भी गुरुजी का बहुत आदर करते हैं। गुरुजी ने जाने से पहले हमेशा उनकी मदद की थी। पता नहीं वो लोग आज गुरुजी के दशगात्रा में कैसे नहीं आए। आते भी कैसे? पापा का मर्डर करने के बाद उनमें यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं बची होगी। आर्यन भैया, अभी आपने क्या कहा? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। कुछ खास नहीं, मैं कह रहा था कि ज़रूर उन्हें कोई काम आ गया होगा, इसलिए वो आज नहीं आए होंगे। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। वैसे भी वो लोग बहुत सारी परेशानियों में उलझे हुए हैं। ऋषि से बात करके आर्यन अपने कमरे में जाने के लिए कुर्सी से उठता है। चलो ऋषि, अब मुझे काफ़ी नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुमसे कल बात करता हूँ। आर्यन कुछ ही कदम बढ़ा था कि ऋषि उसे आवाज देकर रोक लेता है। आर्यन भैया रुको। क्या हुआ? क्या अब भी कोई काम बाकी है? नहीं, काम तो सारा हो चुका है। मुझे बस आपको कुछ याद दिलाना है। याद दिलाना है? लेकिन क्या याद दिलाना है? आपको वो छोटा सा डिब्बा याद है ना, जो मैंने गुरुजी के अंतिम संस्कार के दिन आपको दिया था? हाँ, उसे मैंने संभाल कर अपने पास रखा है। आज गुरुजी का दशगात्रा पूरा हो चुका है। अब आप उसे खोलकर देख सकते हो। बस थोड़ा संभल के। उसके अंदर जरूर कोई शक्तिशाली वस्तु होगी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ठीक है ऋषि, मैं तुम्हारी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स। आर्यन पीछे मुड़ता है और वहां से वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में जाकर आर्यन दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और अपनी अलमारी से वो छोटा सा डिब्बा निकालकर टेबल के ऊपर रख देता है। पता नहीं इस डिब्बे के अंदर क्या हो सकता है। अगर पापा ने मेरे लिए बस यही एक चीज छोड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल चीज होगी। आर्यन खुद भी उस टेबल के सामने एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उस डिब्बे को अपने हाथ में उठा लेता है। जैसे ही आर्यन डिब्बे को खोलता है, उससे एक रोशनी बाहर निकलने लगती है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उससे आर्यन का पूरा कमरा चमक रहा था। आर्यन कुछ देर तक ध्यान से उस डिब्बे के अंदर देखता है और फिर से उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। सुबह के 6 बज रहे थे। अंधेरा छट रहा था और सूरज की हल्की हल्की रोशनी आसमान में फैल रही थी। देव पैलेस के गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था और उससे थोड़ी दूर अंजलि योगा कर रही थी। एक्सरसाइज करते हुए देव की नज़र पैलेस के दरवाजे की तरफ जाती है। वो देखता है कि शुभम पैलेस से निकलकर
बाहर आ रहा था। गुड मॉर्निंग शुभम, लगता है आज तू भी मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहता है, इसीलिए इतनी सुबह सुबह उठ गया। और तू सुबह सुबह इतना फ्रेश कैसे लग रहा है? अरे कैसी एक्सरसाइज, मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। पता नहीं कहाँ से मेरे बेड पर बहुत सारी चींटियां आ गई। शायद ही कोई जगह होगी जहाँ उन्होंने मुझे ना काटा हो, उन्हीं के कारण मुझे इतनी सुबह नहाना पड़ा। चल, एक तरह से अच्छा ही हुआ, कम से कम उन चींटियों के कारण तू इतने दिनों के बाद नहाया तो। देव, तू चाहे जितना मजाक उड़ा ले, मैं ही जानता हूँ कल की रात मेरे लिए कितनी मुश्किल थी। पहले तो मैं 2 बजे तक सो नहीं पाया, और जब ले देकर नींद आई तो इन चींटियों ने उठा दिया। शुभम की बात सुनकर देव थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो सवालिया नजरों से शुभम को देखता है और कहता है, सो नहीं पाया से तेरा क्या मतलब है? तुझे तो कल बहुत नींद आ रही थी और तू डिनर के बाद ही अपने रूम में चला गया था। अक्षय ने भी कहा था कि तू बहुत थका हुआ था। अक्षय की तो बात ही मत कर, उसी की वजह से मैं कल रात सो नहीं पाया। रात के 2 बजे तक वो मुझसे बस कुसुम की ही बातें कर रहा था, मुझे तो सोने नहीं दिया और अब खुद आराम से सो रहा है। पता नहीं उसके बेड पर चींटियां क्यों नहीं पहुंची। देव को शुभम की बात बिल्कुल समझ नहीं आती। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अक्षय कुसुम के बारे में ऐसा सोचता है। शुभम, तू क्या बोल रहा है? भला अक्षय क्यों इतनी देर तक कुसुम के बारे में बात कर रहा था? तुझे सच में नहीं पता? अक्षय कुसुम को बहुत पसंद करता है, कब से उसे बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। इसीलिए तो वो कल खुद कुसुम के लिए डिनर लेके जाना चाहता था। अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता अक्षय ने ये बात अब तक मुझसे छुपा कर रखी। अब तू देखना मैं कैसे अक्षय की नींद उड़ाता हूँ। चल, मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई, मैं भी जाकर नहा लेता हूँ। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। 2 घंटे बाद सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ बैठे हुए थे। देव चेयर पर बैठा कुछ सोच रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जरूरी चीज भूल रहा हूँ। देव की बात सुनकर अचानक अंजलि को कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर बेचैनी छा जाती है। देव, कल गुरुजी का दशगात्रा था, हम लोग कल शाम आश्रम जाने वाले थे। ओह शिट, पता नहीं ये बात कैसे मेरे दिमाग से निकल गई। सविता दीदी की न्यूज़ देखकर हम सब इतना परेशान हो गए कि ये बात याद ही नहीं रही। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गुरुजी ने हम सबके लिए इतना कुछ किया और हम उन्हीं का दशागात्र भूल गए। सबकी बात सुनकर शिल्पा बिल्कुल चुप हो जाती है। वो बस अपना सिर झुकाए हुए नीचे की तरफ देख रही थी। जो हुआ सो हुआ, कल हम सब गुरुजी के आश्रम जाएंगे और गुरुजी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है देव, हम सबको आश्रम जाना चाहिए। आखिर गुरुजी ने हम सबकी कितनी मदद की है। आश्रम जाने की बात सुनकर शिल्पा के माथे से पसीना निकलने लगता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके साथ गुरुजी के आश्रम जा सके।